देखो बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है? पहले कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, जैसे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। ये सबसे छोटा पॉलीगन है, यानी कि कम से कम साइड 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि 2 साइड अगर हम ले लेंगे ना तो उससे क्लोज्ड फिगर हम नहीं बना पाएंगे, इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। अब पॉलीगन के अंदर कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है इसमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एक पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबका सम निकालना पूछा जाएगा। इंटीरियर एंगल मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये वाले 3 एंगल इंटीरियर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम हमारे से पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स, लेट नंबर ऑफ साइड्स जो है ना पॉलीगन की n है, यानी कि 3 साइड भी हो सकती है, 4 भी, 10 भी, बट हम एक फॉर्मूला याद करने के लिए इसको n साइड के लिए सीख लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप किसी भी पॉलीगन के लिए ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल में आप सबको पता है कि सारे एंगल का सम होता है 180, तो इसमें पुट करना, ट्रायंगल के लिए 3 साइड होती है, 3-2 इंटू 180, तो देखो ये कितना आ गया? 180। ये किसके लिए आ गया? ट्रायंगल्स के लिए आ गया। उस हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही सतीश। एक बार सब बच्चों के पास से जाएगी, ठीक है? मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ इसको। अब आ जाएगी सब बच्चों के पास। तो ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम, इंटीरियर एंगल की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, वो होता है 180। फिर इसी तरह से हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, तो n की जगह 4 पुट कर दो, तो ये 2 इंटू 180, यानी कि देखो 360 हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए सारे एंगल का सम 360 होता है। तो आप ना किसी भी पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको याद रखना है हमेशा n-2 इंटू 180। ये तो थे इंटीरियर एंगल का सम। अब आता है एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर कौन से होते हैं? जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसका इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर दो आप, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना एंगल 1, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इस साइड को एक्सटेंड कर दो, ये वाला जो एंगल बनेगा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इस साइड को एक्सटेंड कर दो, ये वाला जो एंगल बनेगा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एक मान लो ट्रायंगल है, उसके 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल होते हैं। और हमेशा याद रखना, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स फॉर एनी पॉलीगन, मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलीगन हो चाहे कितनी भी उसकी साइड हो, वो हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का सम फिक्स नहीं होता, ये ट्रायंगल का अलग होता है, क्वाड्रिलेटरल का अलग होता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ना वो हमेशा फिक्स होगा 360 डिग्री, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हमेशा याद रखोगे 360 डिग्री फिक्स होता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। यानी कि यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें ना, तो 1-2-3 का सम जो होता है वो 360 होता है। एक तो पहले ये बात आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पे ये कॉन्सेप्ट आता है आपका कि ये इंटीरियर एंगल है मान लो, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो आपको पता लग रहा है, ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इंटीरियर और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे मान लो हम कहते हैं कि एक पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स है 10, एक पॉलीगन के अंदर 10 साइड्स है, तो इसके ना ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है कितना होता है? 360। हर एक एंगल कितना होगा? रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे हम, अपने सिलेबस के अंदर रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन होते हैं। तो सारे एंगल का सम अपने को पता है 360 डिग्री है, और साइड कितनी है? 10। जितनी साइड होती है उतनी क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। जितनी साइड होती है ना, एक मान लो ट्रायंगल की 3 साइड है तो एंगल भी 3 होते हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है तो एंगल भी 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स और उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ एंगल्स, या ये कह लो नंबर ऑफ वर्टिसेज। जो वर्टिसेज होते हैं A B C ये वाले, तो जितनी साइड होते हैं उतने वर्टिसेज होते हैं, उतने ही एंगल होते हैं। तो
सारे एंगल का सम 360 है, अपने को हर एक का बताना है मेजरमेंट, तो 360 को 10 से क्या कर दो, डिवाइड करो, 36 डिग्री आ गया। आप ऐसे समझ लो कि क्लास में सभी बच्चों के पास मिला के 360 रुपीज़ है और क्लास में बच्चे हैं 10, तो हर एक बच्चे के पास कितने होंगे, 36 रुपीज़ होंगे, इस तरीके से। अब आपको ये कहे कि नंबर ऑफ साइड्स एक पॉलीगन की 12 है, तो आपको बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो सोचो कितना होगा, अगर 10 साइड हो तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, आप ये निकाल लो। साइड कितनी भी हो सकती है, एक्सटीरियर एंगल जब भी आपको निकालना होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 को 12 से डिवाइड कर दो, 30 डिग्री हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल तो आपको निकालना आ गया, बट अगर आपको निकालना है इंटीरियर एंगल, जैसे मान लो नंबर ऑफ साइड्स है 15, एक पॉलीगन में 15 साइड है, तो इसका है ना आपको बताना है ईच इंटीरियर एंगल, जो इंटरनल एंगल है वो बताना है। इसके दो तरीके हैं, देखो, एक तो आप क्या करो, पहले सारे इंटीरियर एंगल का सम पता कर लो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अपने को पता है कि 15 साइड जिस पॉलीगन की होती है उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 15 माइनस 2 इंटू 180 होता है, यानी कि वन, ये आ गया ना, ये आ गया अपना 156 आएगा। अच्छा, अब सारे इंटीरियर एंगल का सम अगर पता लग गया तो हर एक का अपने को मेजरमेंट निकालनी है, साइड कितनी है 15, तो अपना आंसर कितना आएगा, इस टोटल को 15 से डिवाइड कर दो, यानी कि 13 इंटू 12 156 डिग्री आ गया। हर एक इंटीरियर एंगल जो है ना वो होगा 156, बट ये मेथड थोड़ा लेंथी होता है। मैं कहता हूँ जब भी आपको चाहे इंटीरियर एंगल पूछा हो चाहे एक्सटीरियर पूछा हो, आप सबसे पहले एक्सटीरियर निकाला करो। एक्सटीरियर हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल 360 को 15 से डिवाइड कर दो, है ना, 15 टू जा 15 फोर जा, ये आ गया 24 डिग्री। जब एक्सटीरियर आ गया तो 180 में से वो एक्सटीरियर माइनस कर दो, ये आ जाएगा अपना इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है ना वो 180 होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि हर एक इंटीरियर एंगल और हर एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 140 डिग्री, बताओ कितनी साइड है। आपको ना कभी भी पेपर में इंटीरियर का नाम है ना तो आप इंटीरियर से क्वेश्चन को सोल्व मत करना, एक्सटीरियर से करना। ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको ये दे रखा है 140, तो ईच एक्सटीरियर कितना होगा, 189 आ जाएगी साइड ना, 140 माइनस कर दो, ये 40 डिग्री आ गया। हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो कितनी साइड्स होगी इस पॉलीगन की, टोटल तो 360 होता ही है, और 360 को 40 से डिवाइड कर दो, 9 आंसर आ जाएगा। तो इस पॉलीगन की 9 साइड रही होगी। 9 साइड वाले पॉलीगन का नाम क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल तक आपको पता है, हाँ, मैंने 5 का बता देता हूँ मैं, 6 7 8 9 10 इनके स्पेशल नाम होते हैं। 5 साइड वाली पॉलीगन को बोलते हैं पेंटागन, 6 वाले को बोलते हैं हेक्सागन, और इसको बोलेंगे हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन होती है, और डेकागन होती है। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर एक इंटीरियर एंगल अगर 140 डिग्री है तो उस पॉलीगन का नाम बताओ, तो नाम इसका हो जाएगा नोनागन। उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है, ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल पूछा है, तो आप ना पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। सबसे पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, 360 को डिवाइड कर दो किससे, 6 से, है ना, क्योंकि हाँ ये तो आ गया अपना 60 डिग्री, 60 आ गया एक्सटीरियर, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा अपना, इंटीरियर एंगल 60 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, 120 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 75th क्वेश्चन में द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस वन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम दे रखा है, आपको बतानी है कितनी साइड है। तो आप खुद सोचो, इंटीरियर एंगल का सम इसने दे रखा है अपने को, और एक इंटीरियर एंगल का सम हम भी जानते हैं। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ साइड इसमें n है, n साइड है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो होता है n माइनस 2 इंटू 180, अपना सम ये होता है। और क्वेश्चन में क्या रखा है, ये सम कितना है 1260 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री वो 1260 हो जाएगा। तो ये 7 पे कट गया, तो n कितना आ गया अपना 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
आप जो भी आपको सम दे रखा है वो अपने तरीके से अगर जानते हो उन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 76 में, each interior angle of a regular polygon is 3 times each exterior angle। इसका मतलब ये होता है, जैसे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इंटीरियर एंगल है ना वो एक्सटीरियर का 3 गुना है। तो एक्सटीरियर अगर x है तो इंटीरियर कितना है अपना 3x है। तो अब अपने को पता है कि x और 3x का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से x आपका कितना आ गया 45 डिग्री। पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब ध्यान देना है, x आया है अभी, x का मतलब ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो नंबर ऑफ साइड निकालना तो अब बहुत आसान है, अपने को चाहिए ही एक्सटीरियर। 360 को 45 से डिवाइड कर दो, 8 आएगा। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अगर अपने को पता लग गया ना तो साइड भी पता लग जाएगा, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री। इस क्वेश्चन में 77 में क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो आप क्या करो, रफ डायग्राम बना दिया करो। ये मान लो एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिफरेंस आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो एक एंगल मान लेते हैं x है, तो ये कितना होना चाहिए, या तो इससे 60 डिग्री बड़ा होगा या क्या होगा 60 डिग्री छोटा होगा। मैंने एक बार x प्लस 60 मान लिया। तो इन दोनों का सम तो हम जानते ही हैं, वो 180 होता है। तो 2x इज इक्वल टू आ गया अपना कितना 120, x आ गया 60 डिग्री। x अगर 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब फिर नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स 360 को 60 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 6। अच्छा, अगर हम दूसरा मानते, एक और मेथड भी इसका हो सकता है। अगर मान लो हमने इसको x मान के और इसको छोटा भी तो मान सकते हैं ना, डिफरेंस का मतलब तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसे मान लिया। तब देखो क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस 60, इन दोनों का सम होता है 180। तो यहाँ से x कितना आएगा 120, तो ये x आ जाएगा अपना कितना 120, और 120 आ गया तो नंबर ऑफ साइड कितनी आएगी 360 बाय 120 यानी कि 3। और देख लो 3 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि पॉसिबल आंसर दोनों ही है, 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, बट ऑप्शन में आपको हमेशा एक ही गिवन मिलेगा। या फिर आपको 2 ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा बोथ ए एंड बी टाइप करके। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा इंटीरियर बड़ा होगा, हो सकता है इंटीरियर छोटा हो एक्सटीरियर बड़ा हो। तो दोनों केस में मैंने आपको आंसर बता दिए, ऑप्शन में आपको हमेशा एक ही गिवन होगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहता है द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, द रेशियो ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर नोनागन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। मतलब अपने को ये निकालना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो, सिर्फ ये पूछा इसने। तो कितना आसान है, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो सबसे पहले आप। नोनागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 बाई 9 यानी कि 40 डिग्री होता है। अगर एक्सटीरियर 40 होता है तो इंटीरियर तो 180 माइनस 40 होता है। तो ये कितना आ गया 140 बाई 40 यानी कि 7/2, 7:2 आंसर आ जाएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो पूछा था, एक्सटीरियर अपने को पता है, इंटीरियर हमने निकाल लिया, उसके बाद रेशियो निकाल दो दोनों का। 79 में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है सिर्फ, तो 360 को 40 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 9। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। उसके बाद एक इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल, कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, 15 डिग्री, फिर मान लो आपको मिलेगा 30 डिग्री, फिर मिलेगा 24 डिग्री, और फिर मिलेगा 35 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि इनमें से एक्सटीरियर एंगल कौन सा नहीं हो सकता। तो सीधा आपको क्या करना है, 360 को डिवाइड करके देख लो, है ना। अगर 15 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 24, जो कि पॉसिबल है। 360 को 30 से डिवाइड करो, ये भी हो जाएगा पूरा। 360 को 24 से करो, ये भी हो जाएगा। लेकिन 360 को 35 से डिवाइड करोगे ना तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री का हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये मान लो कि एक क्लास में सभी बच्चों के पास मिला के 360 रुपीज़ है, और हम ये कहें कि हर एक बच्चे के पास 35 रुपये है, तो बताओ क्लास में कितने बच्चे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 360 रुपये टोटल हो और हर बच्चे के पास पैसे सेम भी है
और वो 35 भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री का हो ही नहीं सकता। रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर का मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट होगी बट वो एक्सटीरियर की जगह क्या बोलेगा, इंटीरियर बोलेगा। इनमें से कौन सा किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, और ऑप्शन मान लो ये दे दिए 140 डिग्री, 150, 160 और मान लो दे दिया इसने 155। ये 4 ऑप्शन है। तो अपने को ना इंटीरियर से क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं आता, एक्सटीरियर से सोल्व किया करो। अगर ये 140 आपका इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना हो गया, देखो 40, यहाँ पे एक्सटीरियर कितना होगा 30, यहाँ पे एक्सटीरियर कितना होगा 20 और यहाँ एक्सटीरियर होगा 25। तो फिर अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो 25 आई थिंक 360 25 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं हो सकता है ना। ये तो बाकी से होता है, 30 से भी होता है, 20 से भी होता है, 40 से भी हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने आपको पढ़ा दिया है, होता क्या है मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो अपने जनरल कोऑर्डिनेट्स ये सिस्टम में होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनकी रिस्पेक्ट में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स कोमा वाई, मैं ओल्ड पॉइंट बोल रहा हूँ इसको, ओल्ड पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। और ओरिजिन को शिफ्ट करके, शिफ्टेड ओरिजिन हम मान लो ले आए एच कोमा के पे, तो आपसे पूछा जाता है हमेशा बताओ नया जो सिस्टम हो जाएगा, मतलब मान लो ये ओरिजिन यहाँ था और हमने इसको शिफ्ट करके और इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे एच कोमा के पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएंगे, ये एक्स कोमा वाई नहीं रहेंगे। तो नया पॉइंट क्या होगा, न्यू पॉइंट। वो मैंने आपको बताया था कि एक्स में से एच माइनस कर दो और वाई में से क्या क्या कर दो, माइनस कर दो। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका नया पॉइंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है जैसे एट वट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड। ओरिजिन को किस पॉइंट पे आप शिफ्ट करोगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे, मतलब कि ये ओल्ड पॉइंट है, ये है ओल्ड पॉइंट। ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करे, यानी कि नया ओरिजिन कहाँ रखे, अभी अपने को नहीं पता। मान लेते हैं एच कोमा के होगा नया ओरिजिन, तो ये नीचे क्या लिखते हैं हम, न्यू पॉइंट। और न्यू पॉइंट कितना है 3,7। तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अपना निकालते कैसे, ये 3 कैसे निकला होगा, जब हमने 4 में से एच को माइनस किया होगा और 5 में से के को माइनस किया होगा। यानी कि 4 माइनस एच को आप रखो 3 के इक्वल और 5 माइनस के को आप रखो 7 के इक्वल। तो एच कितना आ जाएगा यहाँ से 1 और के कितना आ जाएगा -2। तो नया ओरिजिन कितना होना चाहिए आपका 1,-2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1,-2। ये कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके कि ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अब इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें कहता है ओरिजिन शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया और इस इक्वेशन की, ये जो पहले लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 5, अब ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज होके क्या बन जाएगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको नया पॉइंट निकालना हो ना, नया पॉइंट, तो मैंने आपको क्या बोला था कि पुराने पॉइंट में से ये माइनस करते हैं एच और ये माइनस करते हैं के। बट अगर कभी इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए कि आपको नई इक्वेशन निकालनी है, तो फिर क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में लिखो आप ओल्ड पॉइंट, स्टार्टिंग के अंदर लिख दो ओल्ड पॉइंट एक्स कोमा वाई, फिर जो नया ओरिजिन दिया होता है अपने को शिफ्टेड ओरिजिन एच कोमा के, तो नए न्यू इक्वेशन के लिए, न्यू इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब की बार इनमें प्लस करना है x + h और y + k। देखो मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट निकालना है तो माइनस करना है, और अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और कहता है नए सिस्टम में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो अपने को क्या करना है, x में ओरिजिन को ऐड करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये पुराने वाला x है ना, जैसे 3x + 4y = 5 है, इस x की जगह आप क्या लिख देना, x + h लिख देना, ये वाला x + h, और इस y की जगह क्या लिख देना, y + में k = 5। बस सोल्व करके अपना क्या है आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ सोल्व। देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि पुराना पॉइंट एक्स वाई है मान लो, नया ओरिजिन अपने को कितना दे रखा है, नया ओरिजिन है 1,5। तो मैंने क्या कहा आपको, x + में 1 करो और y + में 5 करो। एग्जाम में तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि x में ये ओरिजिन ऐड करना है, यानी कि x को रिप्लेस कर दो किससे, x + 1 से, और y को किससे रिप्लेस कर दो, y + में 5 से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 × x + 1 और प्लस में 4 × y + 5 = 5। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा।
अब इक्वेशन वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इसमें नया ओरिजिन दे रखा है, तो ये कहता है ये इक्वेशन चेंज होके ये बन जाती है, ए की वैल्यू बताओ। अभी आप ये सोच लो कि आपको पता ही नहीं है कि ये इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी। पहले हम अपनी निकाल लेते हैं कि ये इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी। तो देखो, नई इक्वेशन के लिए आप खुद देखो हमें क्या करना चाहिए। नई इक्वेशन के लिए जो पुरानी इक्वेशन है ना, उसमें जो y लिखा हुआ है उसको क्या चेंज करेंगे, y प्लस में 2, ये ध्यान रखो प्लस करना है आपकी बात, होल स्क्वायर -8 इंटू जहाँ x लिखा हुआ है इसको क्या लिखो x प्लस में 1, और -4y, y को क्या लिखो y प्लस 2, और +12 इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने वही काम किया अभी तक कि x और y को कैसे चेंज करना है, x प्लस में h, y प्लस में k। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 8x माइनस के 8 -4y -8, और ये आ गया अपने +12 इक्वल टू 0। तो ये देखो 4y से 4y कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 -8 -8, और ये कितना आ गया अपना +8, एक 8 तो कट जाएगा इससे, +4 +12, और ये शायद सारे कट गए है ना, 8 वाले कट गए, कितना आ गया अपना माइनस के 8x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये नई इक्वेशन आ गई, लेकिन क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि नई इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमारी इक्वेशन ये आई, एग्जामिनर ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो 4a, x का कोफिशिएंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर नई इक्वेशन आपको निकालनी हो तो आपको x में ओरिजिन को ऐड करना है, x और y में ओरिजिन को ऐड करना है आपको। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि द ओरिजिन को अगर इसमें शिफ्ट कर दें तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। तो बस मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे x को क्या लिखेंगे, x ऐड करना है। इसको ऐड करने का मतलब अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y को क्या लिखोगे, y प्लस में 2 प्लस के 2 इंटू एक्स को लिखेंगे x माइनस 1, और माइनस के 4 इंटू y क्या लिखोगे y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 76 क्वेश्चन में कहता है कि इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट डिग्री टर्म मिसिंग, फर्स्ट डिग्री को अपने को मिस करना है। मिस करने का मतलब यहाँ पे है कि फर्स्ट डिग्री टर्म किसको बोलते हैं, जैसे इस टर्म को, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1। ये बोलता है कि इन टर्म्स को हमारे को है ना गायब करना है। तो बताओ ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट करे। मतलब इसका कहने का ये है कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना ये बड़ा, इसमें एक कर्व की इक्वेशन ये है, बट हम चाहते हैं कि जो अब नए सिस्टम के अंदर कर्व की इक्वेशन आए ना, उसमें ये एक्स और वाई की टर्म ना आए, मतलब कि फर्स्ट डिग्री की टर्म गायब हो जाए, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म रहे। तो बताओ नया ओरिजिन क्या होना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि नया ओरिजिन क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप मान लो नए ओरिजिन को एच कोमा के मान लो, लेट कर लो न्यू ओरिजिन, जो हम पहले भी मानते आए हैं एच कोमा के। तो फिर क्या रूल होता है अपना, न्यू इक्वेशन के लिए ये जो नई इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स को चेंज कर दो किससे, एक्स प्लस एच से, और y को रिप्लेस कर दो y प्लस के से, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो ये कितना आएगा अपना 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू वाई प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 14 इंटू वाई प्लस के, और प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को h और k की वैल्यू निकालनी है। उसका रूल क्या रहेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट डिग्री की टर्म जो है ना, फर्स्ट डिग्री टर्म वो गायब होनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री टर्म का मतलब होता है x और y की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो वो कब नहीं होगी, जब उनके कोफिशिएंट क्या होंगे 0। तो हम है ना इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2hx, और 7 इंटू वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में 2ky, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो अंदर 8x प्लस में 8h, और माइनस के 14 से अंदर मल्टीप्लाई करो मैं 14y, और प्लस में 14k प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हमारे को इतना लेंथी पेपर में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने को क्या देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या आएगा और y का कोफिशिएंट क्या आएगा, और उन कोफिशिएंट को क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि वो गायब होने चाहिए। तो सिर्फ आप क्या करो, यहाँ लिखो x। अब आप ये देखो इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे कि x आ जाए, बाकी सभी से नहीं करनी। 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ आप इससे 2h से करो, तो देखो कितना आ जाएगा, ये 4h आ जाएगा। और कहाँ से x आएगा ये देख लो, और यहाँ से x आएगा यानी कि प्लस का 8। इस पूरी इक्वेशन में से जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा है ना कोफिशिएंट 4h प्लस 8। ऐसे आप क्या करो, y कॉमन लो। अब y कॉमन लोगे, इस 7 की मल्टीप्लाई देखो इससे करनी पड़ेगी, तभी तो y आएगा, यानी कि 7 2 जा 14, 14k,
और यहाँ से y आएगा आपका, देखो कितना, माइनस का 14 आ जाएगा। बाकी कुछ भी आता रहे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे को क्या करना है, इन x की टर्म को और y की टर्म को खत्म करना है। तो यानी इसका कोफिशिएंट ये जो है ना, इसको क्या रख दो आप 0, और 14 के -14 को क्या रख दो 0। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2, और y की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ से h की वैल्यू आ गई -2 और k की वैल्यू आ गई 1। तो नया ओरिजिन अपना कितना हो जाएगा, -2, 1। ये आंसर आ गया ऑप्शन डी। देखो इसमें ये होता है कि जैसे हमने पहले किया है ना, सेम टू सेम वही प्रोसीजर हम अपना रहे हैं कि x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दो, y को y प्लस के से। अब की बार नया ओरिजिन अपने को दे नहीं रखा, निकालना है, तो हमने रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब h और k की वैल्यू निकालने के लिए देखो कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में। कंडीशन क्या गिवन है कि जो ये नई इक्वेशन बनी है ना, ये वाली नई इक्वेशन, इसमें कहता है फर्स्ट डिग्री की टर्म नहीं होनी चाहिए, मिसिंग होनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री की टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ x लगा हुआ है, जिसके साथ y लगा हुआ है, 1 डिग्री है, मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। देखो ये फर्स्ट डिग्री की टर्म नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो यानी हमारी जो नई इक्वेशन है ना, उसमें ना तो x आना चाहिए ना y आना चाहिए। तो मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे पहुंच गए। अब जब इस पूरी इक्वेशन में से, ये कंप्लीट इक्वेशन में से आप x कॉमन लोगे ना, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा पता है, यहाँ से देखो x एक तो यहाँ से मिलेगा आपको, और एक x यहाँ से मिलेगा, बाकी कहीं x नहीं है इस क्वेश्चन में। तो x का कोफिशिएंट होगा ये, और ऐसे ही y का कोफिशिएंट होगा ये। इन दोनों कोफिशिएंट को क्या पुट करना है आपको 0, क्योंकि x की टर्म को खत्म करना है तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मान लो ये, और आपको कोई कहे कि x को यहाँ से खत्म करो, तो आप x को 0 नहीं पुट करोगे, क्योंकि x 0 पुट किया तो फिर इसका इफेक्ट तो यहाँ पे भी होगा। आप कहोगे इसका जो कोफिशिएंट है ना, उसको 0 बना दो, तब x खत्म हो जाए, ये जो x वाली टर्म है ना वो गायब हो जाएगी क्वेश्चन से। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। ये कहता है किस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करना चाहिए कि इलिमिनेट करो x एंड y को इस इक्वेशन में। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि नई इक्वेशन जो बनेगी उसमें x और y को खत्म करना है। तो सेम है ये एज क्वेश्चन नंबर 76। क्या करना है अपने को, x को चेंज करोगे x प्लस एच से, और y को रिप्लेस करो y प्लस के से, -2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 12 इंटू वाई प्लस के इक्वल टू, ये 1 है, प्लस का प्लस 1 कर दो और इक्वल टू क्या कर दो 0। अब उसी तरीके से आपको क्या करना है, x कॉमन लेना है और उसके कोफिशिएंट को क्या करना है 0 पुट करना है। तो इसको खोल लो, स्क्वायर खोलने की भी जरूरत नहीं है आपको अगर ऐसे ही पता लगता है तो, क्योंकि हमें सिर्फ x और y की टर्म चाहिए, बाकी टर्म चाहिए नहीं अपने को। 2ky और माइनस के 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 प्लस में 2x प्लस 2h और प्लस के 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12y प्लस में 12k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप बस ये देख लो कि जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा, देखो ध्यान करना माइनस है बाहर तो माइनस का 2। y जब कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, 3 2 6k, और यहाँ से बचेगा प्लस का 12 इक्वल टू 0 रख दो बस। अब इस कोफिशिएंट को 0 रखोगे तो h कितना आएगा आपका 1, इस कोफिशिएंट को 0 रखोगे तो k कितना आएगा -2। तो अपना यही आंसर आएगा 1, -2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तरीका बस यही होगा कि फर्स्ट डिग्री की टर्म को अगर एलिमिनेट करना है तो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे नई इक्वेशन में, उनके कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो आप। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल में मैंने आपको कुछ बेसिक बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल में 5 तरह के सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर। एक्स सेंटर के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूंगा आज। देखो इन पांचों की मैंने डेफिनेशन लिखी है। सेंट्रोइड आपको पता है, जो एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है, मतलब कि तीनों मीडियन जहां आपस में आके मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और जनरली सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं, मतलब सेंट्रोइड एक पॉइंट का नाम होता है, और पॉइंट को जैसे ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सेंट्रोइड को आप क्या बोल दो, जी बोल दो। एक क्वेश्चन तो पेपर में आ सकता है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। अपने को एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए जाएंगे और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला सीधा होता है, तीनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तीनों वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। क्वेश्चन हम करेंगे इसके।
दूसरा आता है इन सेंटर। अब पहले तो बात आती है कि इन सेंटर होता क्या है। जैसे एक ट्रायंगल के है ना 3 एंगल होते हैं इंटरनल, इन इंटरनल एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो आप, यानी कि इसको जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ऐसे। फिर इस तरह से इस एंगल का भी करो, इसी तरह से इस एंगल का भी करो। तो ये तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, ये हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट का नाम क्या होता है, इन सेंटर। अब पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कम चांस है बीएससी एग्री में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ये, बट फिर भी आ गया तो आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये क्या होता है देखो, ऊपर लिख दो आप ए बी सी, ऐसे याद कर लो ए बी सी, और नीचे क्या लिख दो ए प्लस बी प्लस सी। अब जब आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो ना इसका, तो यहाँ पे x1 x2 और x3 लिख दो और तीनों को क्या कर दो प्लस। और जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे ए बी सी लिख के, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, y1, इसको y2 से, इसको y3 से। ये आपके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और ये ए बी सी आपको पता है क्या होती है, ए इस साइड की लेंथ होती है ए के अपोजिट में, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड की लेंथ होती है, और स्मॉल सी क्या होती है, सी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड की लेंथ होती है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन हम करेंगे कि इन सेंटर को निकाले कैसे। फिर उसके बाद आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है ना, उनके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे छोटी क्लासों में करते थे, मान लो इस लाइन का ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते थे, कंपस को यहाँ रखते थे, कंपस की टिप को मोर देन हाफ खोलते थे। इस लाइन की लेंथ मान लो 10 है, तो हम 5 से ज़्यादा ओपन करते थे कंपस को, उतनी से एक आर्क यहाँ लगाते थे, एक आर्क यहाँ, फिर उतनी कंपस को खोले खोले उसको यहाँ रखते हैं, फिर एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और इनको अपन क्या करते थे, ज्वाइन करते थे। ये जो लाइन आई है ना, इस लाइन को बोलते हैं, इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इसने इसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर दिया और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे ही हम तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि सरकम सेंटर का यूज कहाँ होता है, मतलब इस सरकम सेंटर से बनता क्या है, इन सेंटर से बनता क्या है। ऐसे सरकम सेंटर को मान लो हमने पी से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि एग्जाम में एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मान लो हमारे को गिवन है और कहे कि सरकम सेंटर बताओ, तो एक तो ट्रायंगल के अंदर तो स्पेशल ट्रायंगल्स होती है, उनमें शॉर्टकट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर कोई जनरल ट्रायंगल आ गई जो ना राइट ट्रायंगल बन रही है और ना ही आपकी जो है ना राइट ट्रायंगल बन रही, ना इक्विलेटरल बन रही, तो उसमें सरकम सेंटर निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये होता है किन्हीं भी दो साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इस ये जो दो साइड है ना, इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किए हैं, मान लो ये वाला और ये वाला, अगर आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता लग जाए, तो बस आप क्या कर लो, उन दोनों इक्वेशन का क्या निकाल लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही क्या होगा, आपका सरकम सेंटर होगा। अब बात ये आती है कि इस P1 की इक्वेशन कैसे निकालें। P1 की इक्वेशन, P1 की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो पॉइंट चाहिए जहाँ से ये P1 पास होती है, और एक इसका स्लोप चाहिए। पॉइंट तो ये मिल जाएगा, है ना, ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मैंने बताया था अभी आपको। पॉइंट तो ये मिल गया, और फिर ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। AC का स्लोप अगर आपको पता लग गया तो P1 का स्लोप भी पता लग जाएगा, और AC का स्लोप तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे। तो प्रोसेस आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस P1 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, P2 की इक्वेशन ऐसे निकल जाएगी, और दोनों को सोल्व कर लेंगे 9th-10th क्लास वाले मेथड से, और वो क्या आ जाएगा, आपका सरकम सेंटर आएगा। और सरकम सेंटर निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे हम सीखेंगे अगर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या इक्विलेटरल है, तो उसमें डायरेक्ट हमारा शॉर्टकट होता है, वहां पे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये इसका सरकम सेंटर आएगा। अब आता है 4th नंबर पे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसको 90 डिग्री पे आके मीट करे, तो इस AD लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि PD और DC की लेंथ इक्वल है। सिर्फ ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर आप A से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, न कि उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये अपना होता है ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन। अब फिर वही बात आती है, तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पे भी आके मीट करेंगे ना, जैसे एक ऑल्टीट्यूड देखो ये भी होगा, और इसी तरह से एक ऑल्टीट्यूड, हमारे तीनों ऑल्टीट्यूड जहां पे भी आके मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब ऑल्टीट्यूड अगर मान लो अपने को गिवन नहीं है, ऑर्थो सेंटर पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, ऑर्थो सेंटर होता है तीनों ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों में से
अगर आप कोई भी दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो तो फिर ऑर्थो सेंटर आपको पता लग जाएगा। इक्वेशन कैसे निकालोगे? मान लो मैं आपको कहता हूँ कि इस AD की इक्वेशन निकालो। इस AD की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट तो आपको दे रखा है A, स्लोप नहीं पता, लेकिन स्लोप आप देखो BC का तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि B और C के कोऑर्डिनेट आपको पेपर में गिवन होंगे, तो उससे BC का स्लोप आ जाएगा, और BC का स्लोप आ गया तो AD का भी तो स्लोप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि BC और AD क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो BC का स्लोप मान लेते हैं, BC का स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ BC वो आ गया 3/2। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा आपका, -2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो फिर ऐसे आप AD की इक्वेशन निकालोगे, ऐसे ही दूसरी BE की इक्वेशन निकाल लेना, और दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेना, वो आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि पेपर में बहुत कम चांस है आपके कि ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो या तो राइट ट्रायंगल में पूछेगा या इक्विलेटरल के अंदर पूछे जाएंगे। और फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो तरीका आपका यही रहेगा कि दोनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो और फिर उसको क्या करो, सोल्व करो। उसका कोई शॉर्टकट होता नहीं, उसमें 2-3 मिनट लगे ही लगेंगे आपके। फिर लास्ट आता है बच्चों एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का बहुत कम क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। एक्स सेंटर होता है, जैसे ये ट्रायंगल बना रखी है मैंने AB और C, ABC, इसका एक तो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ये ग्रीन वाला, और दो इसके जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाले, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये तीनों बाइसेक्टर जहां पे आके मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर। और एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो ये है ना 3 ही एक्स सेंटर होते हैं। जैसे एक तो मैंने ये डायग्राम बनाई रखा है, एक ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स सेंटर ऐसे भी हो सकता है। देखो हम इन दो साइड को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। मान लो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, अब इनके परपेंडिकुलर इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो आप, और एक इसके अपोजिट वाले इसका कर दो, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। ये तो 3 वर्टिसेस होते हैं, तो 3 ही एक्स सेंटर होते हैं। अब बात आती है कि इन एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है क्या? इसका भी फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, जैसे अगर आपको ए वर्टेक्स के सामने वाले एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करो, जो इन सेंटर का फॉर्मूला था ना, इन सेंटर का फॉर्मूला आप याद करो, मैंने लिखवाया अभी, उसमें अगर ए के सामने वाले एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप क्या करो, जो स्मॉल ए था ना लेंथ, उसको बस -a से रिप्लेस कर दो। इन सेंटर वाले फॉर्मूले में स्मॉल ए को -a से रिप्लेस कर दो, स्मॉल ए की जगह -a लिख देना, बस काम खत्म। इसी तरह से अगर आपको बी के सामने जो बी वर्टेक्स के सामने जो एक्स सेंटर है वो निकालना है, तो आप क्या करो, बी का साइन चेंज कर दो। और इसी तरह से अगर सी के सामने निकालना हो तो आप स्मॉल सी को किससे रिप्लेस कर देना, -c से। यानी कि निकालना आसान है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले आती है इन चारों सेंटर की पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि ये चार सेंटर लाई कहाँ पे करते हैं, मतलब ट्रायंगल के अंदर होते हैं, ट्रायंगल के बाहर होते हैं, या ट्रायंगल की किसी साइड के ऊपर होते हैं। जो सेंट्रोइड होता है और इन सेंटर होता है ना, देखो 3 तरह की ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल, और एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूज होता है, 90 से बड़ा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, तीनों जिसमें 90 से छोटे होते हैं। और राइट का मतलब आप जानते हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ जो सेंटर, जो इन सेंटर और सेंट्रोइड होते हैं ना, वो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, देखो पहली दो कॉलम आप पढ़ लो, वो कोई भी ट्रायंगल हो हमेशा उसके क्या होंगे, इन साइड ही होंगे। एक तो सेंट्रोइड और एक इन सेंटर। ट्रायंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन जो सर्कम सेंटर होता है, देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो आप ये सोच लो सारे अंदर होते हैं ना, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो सब अंदर होते हैं, बट सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के क्या होता है, बाहर होता है। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के क्या होता है, बाहर होता है। अब सिर्फ बात रहती है क्या, राइट ट्रायंगल में। अब ये ध्यान से सुनना, राइट ट्रायंगल में ये कहाँ पे होते हैं। जैसे मैं एक राइट ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, डायग्राम आप बनाओगे ना और लिखोगे, फिर आपको ये चीज़ याद होगी। बात रहती है सरकम सेंटर की और ऑर्थो सेंटर की। अगर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस आपको पता है AC, और ये M मान लो क्या है, इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। इस हाइपोटेनियस का ये मान लो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये जो M होगा ना, ये बच्चों क्या होगा, हमेशा ही आपका सरकम सेंटर होगा। यानी कि पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए कि राइट ट्रायंगल के अंदर सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है, तो आप कहोगे ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। यानी कि जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है ना, वही सरकम सेंटर होता है। और पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी ट्रायंगल है
जिसका सर्कम सेंटर उसकी साइड के ऊपर लाई करता है। देखो साइड के ऊपर, बाकी ट्रायंगल में कहीं पे भी साइड के ऊपर नहीं होगा, या तो ट्रायंगल के बाहर होगा या ट्रायंगल के अंदर होगा, ऑन द ट्रायंगल नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल जिसमें और जो ये सर्कम सेंटर होता है वो साइड के ऊपर लाई करता है, और उस ट्रायंगल का नाम है राइट ट्रायंगल। एक तो ये होगी। फिर इसमें बात आती है ऑर्थो सेंटर की। ये जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ ना, इस वर्टेक्स को पी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यानी कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपका, राइट एंगल वर्टेक्स होता है ना, राइट एंगल वर्टेक्स। तो राइट ट्रायंगल का अगर आपको कोई ऑर्थो सेंटर पूछ ले तो आप बोल देना कि वो वर्टेक्स छांट लो जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं। ये होगी पोजीशन। उसके बाद ये आती है बात, इन सेंटर जो होता है ट्रायंगल का वो इक्वी डिस्टेंट होता है तीनों साइड से। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है। ये थ्योरी है, ये आपको पढ़नी है, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए ना तो सोल्विंग करे बिना आप आंसर दे पाओगे। इन सेंटर क्या होता है, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है। देखो ऐसे होता है, यहाँ इन सेंटर है, इन सेंटर का यूज क्या होता है, इससे एक ना इन सर्कल बनता है, इन सेंटर से इन सर्कल बनता है, ये वाला सर्कल, ये होता है इन सेंटर। तो आप खुद सोचो कि जो आई पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, ये तीनों क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। क्योंकि सेंटर की डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पॉइंट से क्या होती है, इक्वल। और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है। तो इन सेंटर जो होता है ना, वो तीनों साइड से उसकी डिस्टेंस, देखो इस इन सेंटर आई की डिस्टेंस तीनों साइड से क्या है, सेम। तो मैंने क्या कह दिया, इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। लेकिन जो सर्कम सेंटर होता है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि उस सेंटर का यूज करके आप एक सर्कल बना सकते हो जो ट्रायंगल के बाहर बनेगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब आप खुद सोचो, अगर ये सर्कम सेंटर है, ये सेंटर है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, ये तीनों ग्रीन वाली जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होगी, इक्वल, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, रेडियस है। और इसको क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं, सर्कम रेडियस। और इस स्मॉल आर को क्या बोलते हैं हम, इन रेडियस बोलते हैं। ये इन रेडियस होती है। इन रेडियस का मतलब क्या होता है, जो इन सर्कल होता है ना, उसकी रेडियस को इन रेडियस बोल देते हैं। और जो सर्कम सर्कल होता है उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस के हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे आज। और ये होती क्या है मैंने आपको बता दी, जो इन सर्कल होता है उस सर्कल की रेडियस को इन रेडियस, और जो आउटर सर्कल होता है, मतलब कि जो सर्कम सर्कल होता है, उस सर्कल की रेडियस को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कहता है ट्रायंगल है ए बी सी जिसके 3 वर्टिसेस अपने को दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी बताओ सच दैट AD इज द एंगल बाइसेक्टर, कि AD क्या हो जाए, इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या कहा गया है। ये है ट्रायंगल, मान लो ABC, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो 0 0 3 0 और 0 4। ये सिर्फ मैंने रफ डायग्राम बनाया है, वैसे ये राइट ट्रायंगल है। डायग्राम आप बना के देखोगे ना, क्योंकि एक देखो ये क्या है, आपका ओरिजिन है, ये 3,0, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये ट्रायंगल का एक राइट ट्रायंगल बनेगी। आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिससे AD एंगल बाइसेक्टर बने, मतलब कि ए से लेके डी जो ये है ना, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल बच्चों क्या है, सेम। आप कभी भी ये मत सोच लेना कि ये AD इस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती एंगल बाइसेक्टर की, वो सिर्फ मीडियन की होती है। ना ये सोच लेना कि AD इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है। तो ना तो यहाँ पे ये D मिड पॉइंट है और ना D जो है ना इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर भी आपसे कहा गया है कि इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होता है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि ये डी पॉइंट इस BC लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, तब आप कह दोगे कि हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन अब आप खुद सोचो कि ये कैसे पता करें कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में करता है या 3:1 में करता है। उसके लिए एक थ्योरम होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आप नोट कर लेना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सारी थ्योरम जो होती है वो 9th क्लास के मैथमेटिक्स में है।
जहाँ ज्योमेट्री के 6 चैप्टर आते हैं, तो उसी में एक थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है, अगर एडी, इफ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन जो इस एंगल ए को बनाने वाली दो साइड है, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि ए बी और ए सी, जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा ना बच्चों, वो इक्वल होगा पी डी और डी सी के, पी डी और डी सी के। ये होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि इस ए बी का रेशियो और ए सी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो इस बी डी का और इस डी सी का होगा। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आपको मैंने ये बताया था, अगर ये पता लग जाए कि बी डी और डी सी क्या है, बी डी रेशियो डी सी क्या है, तो हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। और बी डी और डी सी कैसे पता लगेगा? अगर आपको ये पता लग गया कि ये साइड और इस साइड का रेशियो क्या है, और इस साइड का और इस साइड का रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी निकालो पहले, ए बी निकालोगे ना तो कितनी आएगी, वो 3 आएगी। ए बी की डिस्टेंस कितनी आएगी, 3। ऐसे ही आप निकालो ए सी, देखो 0 0 और 0 4 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 4 होती है। तो ए बी अपॉन ए सी कितना आ गया आपका, 3/4 आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बी डी अपॉन डी सी भी बच्चों 3/4 ही आएगा। तो ये जो डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 3/4 में। बस अब आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके और इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक्स कैसे निकलता था आप याद करो, 3 की मल्टीप्लाई अब करते थे 4 से, 4 की मल्टीप्लाई करते थे 0 से, और नीचे 3 + 4 यानी कि 3/7। देखो कहीं मिस्टेक हुई क्या, 3 0 और 0 4, ए वर्टिसेस दे रखा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्स के वर्टिसेस निकाल रहे हो ना, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से करनी है। इस 3 की मल्टीप्लाई आप 4 की बजाय, क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ये क्या आएगी, 0 प्लस, और इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस 3 से, यानी कि 12। तो 12/7 ये ऑप्शन में नहीं है। एक बार चेक कर लो, हमने कोई मिस्टेक की है कि ये डिस्टेंस निकाल ली हमने 3,4, तो x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई x वाले कोऑर्डिनेट से करेंगे और इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ये है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, इसका बिल्कुल मेथड करेक्ट है। ये डिस्टेंस 3 आएगी, ये 4 आएगी, रेशियो 3/4 आएगा, तो ये रेशियो भी 3/4 हो गया। तो बस रेशियो पता लग गया, ये दो एंड पॉइंट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना सेक्शन फॉर्मूले से। ये होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये कुछ थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कई बार क्वेश्चन मान लो एक आधे एग्जाम्स में पूछे गए हैं इनके ऊपर, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। इसमें ये होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो चारों सेंटर होते हैं ना, चार कौन से, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, जो एक्स सेंटर होता है ना उसको छोड़ दो, वो बिल्कुल अलग होता है सबसे, वो इनकी फैमिली में नहीं आता। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चारों सेंटर होते हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, मतलब कि वही तो सेंट्रोइड होता है, वही पॉइंट इन सेंटर होता है, वही पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होता है, और वही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है। और ये कहाँ पे लाई करते हैं, सारे के सारे ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, क्योंकि अक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल, तो उसमें सारे सेंटर आपके अंदर ही लाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो और आपसे पूछ ले इसका ऑर्थो सेंटर बताओ, तो आपको क्या निकाल देना है, सेंट्रोइड निकाल देनी है, क्योंकि सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान होता है, जो 10th क्लास में भी आता है। मैंने कहा कि चाहे ऑर्थो सेंटर पूछे चाहे इन सेंटर पूछे, आपको निकालने क्या है, सिर्फ सेंट्रोइड। बट कौन सी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल के अंदर, क्योंकि इक्विलेटरल में चारों के चारों जो सेंटर होते हैं ना वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। फिर बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो चारों सेंटर होते हैं ना बच्चों, ये कोलिनियर होते हैं, मतलब कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये वाले ऐसे। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड अगर इक्वल है, तो ये चारों के चारों सेंटर एक ही लाइन पे लाई करते हैं। थ्योरी में आ सकता है कि कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर ये चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं, तो उस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस। उसमें नहीं कह सकते आप इक्विलेटरल में, क्योंकि इक्विलेटरल में कोलिनियर नहीं बोल सकते। कोलिनियर तो ये बोलेंगे कि जब चारों पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट इसमें तो वो पॉइंट ही एक होता है, तो एक पॉइंट को हम कोलिनियर कभी नहीं बोलते। बाकी सारी ट्रायंगल में, यानी कि दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें आप है ना इन सेंटर को छोड़ दो, ये जो इन सेंटर है ना इसको छोड़ दो, बाकी 3 सेंटर कौन से रह गए, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। ये तीनों के तीनों सेंटर क्या होते हैं, हमेशा एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। देखो चारों पॉइंट तो कोलिनियर सिर्फ किस में होते हैं, आइसोसेलेस में होते हैं, लेकिन बाकी इन सेंटर के अलावा जो बाकी है, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, ये हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद बस एक लास्ट चीज और रहेगी, यूलर लाइन।
यूलर लाइन बोलते हैं इसको, यूलर लाइन। मैंने कहा आपको कि 3 सेंटर, एक तो सर्कम सेंटर, एक ऑर्थो सेंटर और एक सेंट्रोइड, ये तीनों सेंटर हमेशा एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और जिस लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं उस लाइन को बोलते हैं यूलर लाइन। इसको यूलर एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन, उन्होंने सबसे पहले इस बात को जो ना वेरीफाई किया था। दुनिया की बहुत सारी ट्रायंगल्स के इन्होंने एग्जाम्पल ले लेके इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे इसका नाम दे दिया गया यूलर लाइन। और ये तीनों सेंटर इस लाइन पे लाई तो करते ही करते हैं, साथ साथ में इन तीनों सेंटर की पोजीशन भी एक बहुत खास होती है। सेंट्रोइड हमेशा बीच में होता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर इसके लेफ्ट और राइट में होते हैं, और सेंट्रोइड इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। और पहले क्या होता है, ओ ऑर्थो सेंटर, देखो इसको याद रखने का तरीका ये होता है, ONGC, ONGC एक पेट्रोलियम की मान लो सरकारी कंपनी है, उसका नाम आपको याद रखना है ONGC, बीच में से एन वर्ड को हटा दो, क्या बच गया OGC। O फॉर ऑर्थो सेंटर, G मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड, और C फॉर सर्कम सेंटर। तो ये G बीच में होता है, O इसकी लेफ्ट में होता है और C इसकी राइट में होता है। तो ये जो रेशियो होता है ना बच्चों, ये कितना होता है 2:1। मतलब ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में करेगा। ये छोटी छोटी थ्योरी है, ये आपको याद रखनी है हमेशा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, देखो ट्रायंगल ABC के 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और आपको ना इसका इन सेंटर बताना है। तो आपको पहले तो ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये ट्रायंगल जो है ना वो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि देखो इसका अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो 0,0 ये पॉइंट होता है, ये आपको ए दे रखा है, फिर 3,0 ये वाला पॉइंट होता है बी एक्स एक्सिस के ऊपर, और 0,4 फिर ये पॉइंट आपको मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल जो बनेगी ना, ये हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनेगी, ये राइट ट्रायंगल होगी। अच्छा राइट ट्रायंगल होगी तो इससे अपने को फायदा ये हो गया कि ये वाली लेंथ निकालनी है, देखो जरूरत नहीं पड़ी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की, अपने को सीधा पता है ये 3 होती है। 3 आप ये देख लो कौन सी लेंथ है, ये बी ये सी, तो 3 सी के सामने है तो इसको सी बोलेंगे। अच्छा हाइपोटेनियस 3 4 ये 5 हो गया, इसको क्या बोलोगे ए बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे बी बोलोगे, नाम चेंज नहीं करना। और ए वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं हमेशा x1 y1, बी वाले को बोलोगे x2 y2, और सी वाले को बोलोगे x3 y3। अगर आपने चेंज किया इनमें तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा गलत आएगा, चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। आपको इन सेंटर बताना है। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी लिख दो ऊपर, और नीचे भी ए बी सी को तीनों को क्या कर दो प्लस कर दो, और y में भी ए बी सी लिख दो और नीचे क्या कर दो a प्लस बी प्लस सी। x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो इनके आगे क्या लिख दो आप, x1 x2 और x3, और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इनके आगे y1 y2 और y3। अब जो है ना आप वैल्यू पुट करके देख लो खुद से कि इसका इन सेंटर क्या आएगा। कोशिश करो कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी खुद की हो, इसके अंदर सिर्फ है ना आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो ए बी सी कितने हैं ये ध्यान से देखो, ए है 5 और बी कितना है अपना, बी है 4 और सी कितना है हमारा, सी है 3। ये लिख दिया मैंने, और नीचे क्या लिखूंगा, इन तीनों का सम, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब किस किस से, देखो x1 x2 x3, x1 का मतलब 0, x2 यहाँ से देखो कितना है 3, और x3 भी कितना है अपना 0। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड कर दो इसको, तो ये क्या आ गया अपना, देखो 12 ऊपर आ गया, 12 ऊपर और 12 ही आई थिंक नीचे है, तो ये तो कितना आ गया अपना 12/12 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो 5 4 3 तो लिखी दो ए बी सी, और नीचे इन तीनों का सम। अब की बार क्या लिखोगे आप, y1 और फिर क्या लिखोगे y2 ये रहा 0, और फिर क्या लिखोगे y3 यानी कि 4, तो ये भी 12/12 आ गया, यानी कि ये भी कितना आ गया 12/12। आंसर आ गया अपना 1,1। तो इससे अपने को बेनिफिट क्या हो गया राइट ट्रायंगल से, कि है ना जो साइड हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकालते ए बी सी, वो अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा। राइट ट्रायंगल में अपने को वैसे पता लग जाता है कि ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी 5 होगी। तो राइट ट्रायंगल से ये क्वेश्चन आसान हो गया। और अगर कोई जनरल ट्रायंगल होती, स्केलन ट्रायंगल या आइसोसेलेस, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, तीनों डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ती, और फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना ही रखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है आपको इन सेंटर निकालना है इस ट्रायंगल का। अब देखो ये कोई राइट ट्रायंगल वगैरह नहीं है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से वही तीनों डिस्टेंस निकालोगे और फिर उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आएगा, बट क्या है लेंथ ही पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं चलेगी, तीनों की तीनों डिस्टेंस जो आप निकालोगे ना वो सही होनी चाहिए।
इसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस। तो जब तीनों वर्टिसेस देखे और सेंट्रोइड पूछे ना, तो वो तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है कि सेंट्रोइड के वर्टिसेस निकालना हम बहुत पहले छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। ये है 8,8। सेंट्रोइड है मान लो जी पॉइंट, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तीनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया, देखो 8 और 4 12, 12 में से 9 माइनस करोगे 3, और ये आ गया अपना 12, 12/3 यानी कि 1,4। तो 1,4 अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो सेंट्रोइड दे दिया, इफ दिस इज द सेंट्रोइड, और दो वर्टिसेस आपको दे दिए, तीसरा वर्टेक्स आपसे पूछ लिया। तो तरीका आपका वही सेंट्रोइड का ही लगेगा। ए वर्टेक्स है मान लो 4,-3, बी के कोऑर्डिनेट्स है -9,7, सी के नहीं पता आप x,y मान लो, सेंट्रोइड के आपको क्वेश्चन में गिवन है सेंट्रोइड के है 1,4। तो अब उसी तरीके पे रहो अपने कि जो 1,4 निकला है आपका वो कैसे निकलता था, 4 -9 + x / 3, और जो y निकलता है वो क्या है, -3 + 7 + y / 3। तो ये क्या हो गया अपना x - 5/3, और ये आ गया कितना 4 + 5/3। इन दोनों को इक्वेट करके और आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x और y की। जैसे इसको 1 से इक्वेट करोगे तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x - 5 कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। ऐसे ही ये कितना आएगा 3 4 जा 12, और 12 में से 4 माइनस करोगे तो y कितना आएगा आपका 8। तो 8,8 आपका क्या आ जाएगा कि थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ये देखो ए बी सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब की बार ये जो ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल पी क्यू आर के मिड पॉइंट है, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, उसके मिड पॉइंट के वर्टिसेस है। ऐसे लिखो, ये ए बी सी नहीं है, ये ट्रायंगल है मान लो आपकी पी क्यू आर, जो मेन ट्रायंगल है वो है पी क्यू आर, और ये है मिड पॉइंट। मान लो ये मिड पॉइंट है आपका 0,1, और ए है, ये बी पॉइंट है 1,1, और सी पॉइंट है 1,0। आपसे पूछिए सेंट्रोइड किसकी, पी क्यू आर की, मतलब कि सेंट्रोइड आपको पी क्यू आर की पूछ ली। लेकिन सेंट्रोइड तो आपको पता है, आप तभी निकाल सकते हो ना जब तीनों के तीनों वर्टिसेस आपको पता हो, बट पी क्यू आर के वर्टिसेस तो पता ही नहीं आपको। तो मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड के आपको मिड पॉइंट पता है ना, तो आप उस जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है ना, ये ब्लैक वाली ट्रायंगल, आप इसकी सेंट्रोइड निकाल लो, इसकी सेंट्रोइड निकालो आप। ये कितनी होगी सेंट्रोइड देख लो, 0 + 1 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/3, फिर दूसरी 1, ये 2/3। अब आपको ये रूल ध्यान रखना है कि जो जो मिड पॉइंट का यूज करके जो ये छोटी वाली ट्रायंगल बनी है ना अंदर वाली, जो इस ट्रायंगल की सेंट्रोइड होती है, वही सेंट्रोइड आपकी इस पी क्यू आर ट्रायंगल की भी होगी। तो बस ये रूल आप सीधा याद रखना कि सेंट्रोइड जो मिड पॉइंट वाली ट्रायंगल है उसकी और जो मेन ट्रायंगल होती है उसकी दोनों की सेम होती है। एक इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके ये तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 0 1 1 0, और आपसे ना एरिया पूछा जा सकता है इसका, पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया पूछा जा सकता है। तो देखो इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया आप तो निकालना जानते हो, क्योंकि तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, डिटरमिनेंट मेथड से आप इसका एरिया निकाल लो। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि ऐसी ऐसी कितनी ट्रायंगल है, देखो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में 4 है ना, ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल है, तो इसका एरिया अगर मैं आपसे कहूँ कि इस छोटी ट्रायंगल का एरिया 5 यूनिट है, 5 स्क्वायर यूनिट, पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 हिस्से होते हैं ये छोटे वाले। तो एरिया अगर पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, बट सेंट्रोइड अगर पूछे तो इसकी जो सेंट्रोइड होगी वही अपनी बड़ी ट्रायंगल की सेंट्रोइड होगी। अभी करते हैं हम स्टार्ट।
तो ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सेंट्रोइड वगैरह का। इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस एट दीज 3 पॉइंट्स। तो आपको तीनों पॉइंट दे रखे हैं। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ कि सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1,4 और 5,4, तो आपको निकालना है इसका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो आप है ना किन्हीं दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो। जैसे मान लो हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं L1 की, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। 3 + 5/2 4, 2 + 4 यानी कि ये आ गया 3। अच्छा, अब आपको इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप कितना होगा, y2 - y1 यानी कि 4 - 2 और 5 - 3, ये आ गया 1। तो इसका जो स्लोप होगा ना L1 का, वो कितना होगा, -1। तो मैंने आपको निकाल दिया, ये पॉइंट भी निकाल दिया, इस लाइन का स्लोप भी निकाल दिया। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो L1 की बहुत आसानी से, 1 पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके, y - y1 = m × x - x1। ऐसे ही आप ये मिड पॉइंट निकालो, 3 + 1/2 और 2 + 4/2 यानी कि 3। अच्छा, इसका स्लोप a से लेके b का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, तो 2 - 4, y में से y का कोऑर्डिनेट माइनस करो, 3 - 1 यानी कि -2/2, ये आ गया -1, ये -1 आ गया। तो अपना स्लोप ऑफ ए, इसका L2 का स्लोप कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो फिर मैंने वो स्लोप भी निकाल दिया आपको, M2 का जो स्लोप होगा वो होगा 1, और ये इक्वेशन भी आ जाएगी इसकी भी। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप और समझो क्या समझ आता है आपको, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिर्फ। पढ़ो बच्चों, ये किसी को ना समझ आए तो मेरे को बताओ। हाँ, ये आ जाएगा ना। इसमें कहता है सर्कम सेंटर ट्रायंगल का एक साइड के ऊपर लाई करता है, साइड के ऊपर लाई करता है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। और मैंने आपको बताया था सर्कम सेंटर एक ही ट्रायंगल ऐसी होती है जो साइड के ऊपर लाई करे, राइट ट्रायंगल। तो उसमें जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो वर्टेक्स के ऊपर लाई करता है। वो भी स्पेशल वर्टेक्स होता है, कौन सा, राइट एंगल वर्टेक्स, जहाँ पे 90 डिग्री बना होता है। आंसर आ जाएगा 1 ऑफ द वर्टिसेज। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर बना सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिए ताकि पेपर में नया क्वेश्चन ना लगे आपको। इसके अंदर ये एक्स सेंटर वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो मैंने आपको बताया था, अगर ए वर्टेक्स के सामने निकालना है तो आप जो ए यूज करते थे ना, उसकी जगह -a कर देना, बाकी सब कुछ काम सेम रहेगा। आपको ये देखो, ये क्वेश्चन, इसमें जो मैंने आपको एरिया वाला बताया था, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस, मतलब एक ट्रायंगल है ABC, ये तीन जो वर्टिसेस है ना, वो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, इनके साइड्स के मिड पॉइंट के वर्टिसेस है, यानी कि 0 0 है, और फिर ये पॉइंट है मान लो आपका P, ये है Q, और ये है R, और आपसे एरिया पूछा गया है ABC का। तो हम तो है ना इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं PQR का, और जो PQR का एरिया निकलेगा ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो ये जितना एरिया PQR का है वैसे वैसे 4 इससे है, तो इन चारों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर आपसे इस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ लेना, छोटे वाली का भी, तो इसका मान लो 5 है तो इसका भी 5 होता है, सबका 5 होता है ना। ये सारी ट्रायंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब एरिया इनका क्या होता है, इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर निकालना है जिस ट्रायंगल की साइड ये तीनों हो। तो जब भी एक साइड 0 0 हो ना, एक जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 हो, तो आप कोशिश किया करो कि ये चेक कर लो कि ऐसा तो ना हो कहीं कि ये राइट ट्रायंगल हो, क्योंकि अगर ये राइट ट्रायंगल होगी ना, तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। आप है ना एक बार डिस्टेंस निकालो, ए बी डिस्टेंस निकालना। ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी आएगी, 3 - 2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 2 + 3 यानी 5 का होल स्क्वायर, 25 26, ये आ गई √26। फिर आप बी सी निकाल लो। बी सी निकालोगे तो देखो कितने आएगी, 4 + 9 यानी कि √13, और ए सी निकालोगे तो ये आएगी आपकी 9 + 4 यानी कि √13। ये मेरे को लग रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि अपने को राइट ट्रायंगल में क्या करना होता है, तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लो आप। ये 26 आ गया, ये बी सी का स्क्वायर 13 आ गया,
और ये AC का स्क्वायर ये आ गया 13। तीनों साइड का स्क्वायर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहते हैं ना कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर इक्वल हो AC स्क्वायर के, या किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है। अब इसमें ये देखो, ये 26 जो है ना वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो है पक्का। बट अभी ये जानना और जरूरी है कि इसमें 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। तो आप ध्यान से देखो, ये BC साइड सबसे बड़ी, AB साइड सबसे बड़ी है, तो यानी कि AB साइड पक्का यही होगी। तो फिर ये C पॉइंट होगा, यानी कि C का वर्टेक्स कौन सा होगा। अब ये देख लो, ये क्या है 0 0, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा ना वो क्या होगा 0 0। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो फिर आपको वही दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और उन दोनों के फिर क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी 0 0 हो तो आप चेक कर लिया करो कि वो कहीं राइट ट्रायंगल तो ना हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो ना वो राइट ट्रायंगल ही देगा। उसको पता है कि इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-2.5 मिनट लगा के और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या बोल रखा है इसमें। आपको ना ट्रायंगल का एरिया निकालना है और तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी है। बताओ किसी बच्चे को आता है क्या, तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी हो, ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, तो क्या करना चाहिए अपने को। अगर अपने को तीनों वर्टेक्स पता लग जाए ना, वर्टेक्स, तब तो एरिया हम निकाल देंगे डिटरमिनेट वाले मेथड से। लेकिन वर्टेक्स नहीं पता, तीनों साइड की इक्वेशन दे रखी है अपने को, तो आप एक डायग्राम बना के देखो, आपको अभी समझ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ टाइम ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में, बट आंसर 100% आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू है 3, एक इक्वेशन ये होगी। x माइनस 3y इक्वल टू हो गया -9, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी लाइन की इक्वेशन मान लो हो गई ये। अब आप खुद सोच लो कि ए वर्टेक्स, अगर मैं कहूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ए क्या है, ए बी और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। यानी कि इन दोनों लाइन को आपस में सोल्व कर लो और उसके जो पॉइंट आएगा वो ए वर्टेक्स होगा। सोल्व कैसे करें देखो, हम ये ऐसे ही सोल्व कर देते हैं। ये माइनस का 2y है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो ऐड करोगे ये कट जाएगा, 3x और 2x कितना हो गया 5x, 6 और -1 होता है 5, 5x इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया 1। ऐसे फटाफट आपको ऐड करना है। 1 यहाँ पे रखोगे तो y कितना आएगा 2। इस तरह से आप a निकाल लिया आपने। ऐसे आप b निकालोगे, b के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों की सोल्विंग भी देखो आसान है, क्योंकि ये x है और ये भी क्या है x है, तो मैं इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ। x से x कटेगा, y प्लस 3y होगा 4y, और 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, तो y आ गया अपना कितना 3, और y 3 आएगा तो x कितना आएगा देखो 0, तो यानी कि 0,3। अच्छा गलती से ये मत लिख देना कि y 3 आ गया और x 0, तो हम कई बार जल्दबाजी में 3,0 लिख देते हैं, बट लेकिन हमें पहले x लिखना है फिर y लिखना है। इसी तरह से इन दोनों को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तीनों कोऑर्डिनेट आ गए तो आपको फॉर्मूला पता ही है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1 और बाहर 1/2 लगाना मत भूलना, ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा। तो बस यही एक तरीका होता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो। ये क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर भी दिया हुआ है, बट वहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना चाहते हैं, बट वहाँ सब्जेक्टिव जब पेपर हम सोल्व करते हैं 12th क्लास में, उसमें जरूरी होता है यूजिंग इंटीग्रेशन, बट ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन का यूज मत करना। तीनों वर्टेक्स निकालना और जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उससे फिर ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और सिर्फ क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करो। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, ये 1/2, पहले कॉलम में आप क्या लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा, ये कितना है आपका -a साइन थीटा, और ये है -a कोस थीटा। तीनों पॉइंट के एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिख दिए, फिर लिखो वाई कोऑर्डिनेट, b साइन थीटा, b कोस थीटा और -b साइन थीटा, और तीसरे में लिखो 1 1 1। इसको बस है ना सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करके देखो चारों ऑप्शन में से कौन सा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपका आंसर चारों में से कोई ना कोई आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बस आप ये चेक कर लो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको सही तरीके से निकालनी आती है कि नहीं है। कोई इसमें आपको रूल नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आप इसको सिंप्लीफाई करो। मतलब जो हम 12th क्लास में लगाते हैं कि कॉलम को चेंज करते हैं, रो को चेंज करते हैं, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। सिर्फ आप फर्स्ट रो से इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो।
इसको एक्सपेंड कर दो आप सिर्फ 1/2 और इंटू ए कोस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा अपना पी कोस थीटा और प्लस पी साइन थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस पी साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस बी साइन थीटा के बाद ये क्या आएगा अपना माइनस ए साइन थीटा और प्लस ए कोस थीटा, और फिर क्या आएगा +1 और इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ए बी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी कोस स्क्वायर थीटा। बस अब ये तो आपका ए बी कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आपका आ जाएगा ए बी आएगा आई थिंक। और अगर ये मुश्किल लगता है इतना भी, तो आप क्या करो थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू जैसे अगर मान लो आपने 0 या 45 पुट कर दिया ना, तो उससे गड़बड़ क्या हो जाएगी। अगर 0 पुट करोगे तो देखो कोस 0, ये साइन 0 0 होता है, मतलब पहला ऑप्शन 0 आंसर दे देगा। ट्रायंगल का एरिया 0 हो नहीं सकता, अदरवाइज तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो मतलब कि आप एंगल को 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते, ना 0 पुट कर सकते, क्योंकि अगर 0 पुट कर लिया आपने तो फिर इन दोनों आंसर, इनका भी आंसर देखो 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप बचना चाहते हो इससे, तो बस थीटा को आप क्या मान लो 45 डिग्री मान लो, ताकि साइन 45 और कोस 45 दोनों का आंसर आपको पता है सेम होता है। तो थीटा को 45 मान के, तो ये जो कोस थीटा वगैरह की टर्म है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। साइन 45 कोस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना जरूरत ही नहीं है, ऐसे करोगे तो आसान रहेगा। ये हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वगैरह थ्योरम सब पढ़ चुके। तो अब मैं आपको ना थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के बारे में और बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी बच्चों को देखो डाउट्स आती है स्टैटिस्टिक्स में। ये सबसे पहले ये बात होती है कि इसमें कहता है n ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन अपने को x बार दे रखा है। मीन को लगभग x बार या म्यू से डिनोट किया जाता है, ये दो सिंबल होते हैं इसके। बट आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको बताएगा कि x बार जो है ना, इसका मतलब मीन है। इसमें कहता है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हमने 1 से बढ़ा दिया, सेकंड को हमने 2 से बढ़ा दिया, थर्ड को 3 से बढ़ा दिया, और ऐसे चलते गए। मतलब कि जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू को हमने 1 इंक्रीज कर दिया, दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया, तीसरे को 3 से, ऐसे ही nth ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को हमने n से इंक्रीज कर दिया। तो जो नए ऑब्जर्वेशन आएंगे ना, आपको उनका मीन बताना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है, देखो एक क्लास में जैसे 5 बच्चे हैं, एक क्लास में 5 बच्चे हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ जब भी आपको मीन दे रखो ना, मीन एवरेज, एवरेज का मतलब आप हमेशा अपने दिमाग में ये मान के चला करो कि हर एक बच्चे के पास इतने रुपए है, या हर एक बच्चे के टेस्ट में मार्क्स x बार आए हैं। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी के मार्क्स कुछ आए हैं, किसी के मार्क्स कुछ आए हैं, बट अगर हम ये डिसाइड करें कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो हम उन पांचों बच्चों के मार्क्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे और सब बच्चों को वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मीन का मतलब आप हमेशा आज के बाद ये समझना कि सभी बच्चों के जो मार्क्स है ना, वो x बार है। तो इस पहले बच्चे के मार्क्स आए x बार, इसके भी x बार। ये ऐसे आप सोचोगे ना, तो आपको स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आसान लगेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि पहला बच्चा टीचर के पास गया, उसने कहा कि सर मेरे मार्क्स कुछ बढ़ाओ। पहले बच्चे के मार्क्स को बढ़ा दिए हमने 1, इसके मार्क्स बढ़ा दिए 2, इसके 3, इसके 4 और इसके 5। तो सिर्फ आप अपना माइंड यूज किया करो कि x बार तो इनके मार्क्स पहले थे, वो तो रहे रहेंगे, इनके टोटल कितने बढ़ गए। देखो पांचों बच्चों के पास मिला के 15 बढ़ गए इनके मार्क्स, लेकिन ये 15 भी किस में बटेंगे, 500 में बटेंगे, और वो भी इक्वली। तो 15 जो एक्स्ट्रा मार्क्स इन 5 बच्चों को मिले हैं वो इक्वल बटेंगे। तो मतलब हर बच्चे के मार्क्स कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। तो यानी कि जो पहले x बार थे 3 और मिल जाएंगे हर बच्चे को, तो नया मीन कितना आ जाएगा अपना x बार प्लस में 3। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि आप जो पुराना मीन है ना, उसको छोड़ दो एक बार। आप सिर्फ ये देखो कि जो बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं, उनकी वजह से हर बच्चे के मार्क्स कितने कितने बढ़ जाएंगे। पहले बच्चे को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, ऐसे nth बच्चे को n मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। तो बताओ ये टोटल जो है ना, वो एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे जो पूरी क्लास को मिलेंगे। और ये तो n नेचुरल नंबर का सम है, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। बट ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये एक बच्चे को थोड़े मिलेंगे, ये सारे के सारे बच्चों को मिलेंगे बराबर बराबर। कितने, n बच्चे। तो बताओ एक चाइल्ड को कितने मार्क्स मिलेंगे, ईच चाइल्ड गेट्स। तो ये जो टोटल है n इंटू n प्लस 1/2, इसको n से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हर एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, n प्लस 1/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। पहले कितने थे, x बार थे, इतना और मिल गया, तो नया मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। मतलब कि आपको पुराने वाले मीन को ध्यान में ही नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नई उसको
ऑब्जर्वेशन के अंदर वैल्यू को बढ़ाया गया है वो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, और जितना भी टोटल इंक्रीमेंट हुआ है उसको सब में इक्वल इक्वल बांट दो, मतलब कि n बच्चों में बांटना है तो n से डिवाइड कर दो, तो इतना बढ़ गया, पुराना था x बार, इतना बढ़ गया तो नया कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा। मतलब कि कोई फॉर्मूला वगैरह आपको यूज करना है नहीं इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसमें ये क्या रखा है, एक सीरीज है x1 x2 x3 xn तक, उसका मीन कितना है, x बार है। वही बात होगी कि n ऑब्जर्वेशन है, पहले तो ये काउंट किया करो ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 n, ये n ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन कितना है, x बार है। अब इसमें ये कह रखा है कि अगर x2 को रिप्लेस कर दे लेमडा से, मतलब ये होता है कि एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू x2 थी उसको हमने हटा के लेमडा लिख दिया उसकी जगह। जैसे मान लो एक बच्चे जिसके मार्क्स 50 थे एक टेस्ट में, उस 50 मार्क्स को हटा के हमने ना 54 लिख दिया, तो मतलब वो 54 तो चला गया, 50 चला गया, उसकी जगह 54 आ गया। तो बताओ नया मीन क्या हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे सोचा करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वो 12 है, जब भी मीन दे रखा हो ना आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करेगी कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के मार्क्स कितने हैं, टेस्ट में 12 आए हैं, तब आपको सोचना आसान हो जाएगा कि हर बच्चे के नंबर अगर 12 है और 10 बच्चे हैं क्लास में, तो उनका टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 10 इंटू 12 यानी कि 120 हो गए। हर एक बच्चे के नंबर 12 है और क्लास में 10 बच्चे हैं, तो टोटल उनका करेंगे तो वो 120 आएगा। अब इस 120 में से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा जिसके मार्क्स 18 है उसको हटा दो क्लास से, हटा दिया तो उसके मार्क्स भी हट गए, उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया जिसके मार्क्स 12 है, तो ये 18 हटा के 12 ऐड कर दो, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, आपका नया टोटल आ जाएगा, मतलब कि 114। अब नया मीन कितना होगा, न्यू मीन 114 को, बच्चे तो 10 ही है ना, एक बच्चा हटा के दूसरा बच्चा लेके आए हैं तो, लेकिन बच्चे की काउंटिंग तो सेम ही है, तो नया मीन ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो कितना आसान हो जाएगा। n ऑब्जर्वेशन थे, n बच्चे एक क्लास में और हर एक बच्चे के मार्क्स है x बार, तो टोटल कितना हो गया, टोटल n इंटू एक्स बार हो गया। अब इसमें से एक बच्चे के मार्क्स जिसके x2 थे वो हटा दिया, हटाने का मतलब इसमें से माइनस कर दो, लेमडा जिसके मार्क्स है वो हम ले आए उसको ऐड कर दो, बच्चे तो उतने ही है ना, बच्चे एक हटके दूसरा आया है तो बच्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे हैं बच्चों उतने ही, कितने बच्चे हैं टोटल n, तो बताओ नया मीन ये आ जाएगा ना। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, n एक्स बार में से x2 माइनस कर दो, लेमडा ऐड करके n से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो लेमडा वगैरह की चीजें होती है ना, ये आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगी, इस तरीके से सोचना है आपको चीजों को। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। तो आपको तीन फॉर्मूले तो हमेशा याद होने चाहिए, सिग्मा n का मतलब होता है n नेचुरल नंबर का सम, ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा n स्क्वेयर, ये क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम, ये होता है, ये फॉर्मूला आप सब पता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, और एक होता है सिग्मा n क्यूब, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम n क्यूब तक, और ये क्या होता है, जो पहले वाला फॉर्मूला है ना, n इंटू n+1/2, इसका पूरे का स्क्वेयर कर दो, ये होता है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, ये वाली सीरीज, ये खास तरह की सीरीज है, आप देखो इसको गौर से कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये आप खुद पहचानने की कोशिश करो। हाँ, हाँ ये क्यूब वाली सीरीज बन रही है। तो अब आपसे देखो कि पूछा क्या गया है, इस सीरीज का मीन पूछा गया, मीन, और मीन का मतलब क्या होता है कि जो टोटल है ना, टोटल, आप टोटल को जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, ऑब्जर्वेशन तो n है ये आपको पता लग गया, टोटल इनका कितना है, टोटल आपको पता ही है, इन इन सभी नंबर का टोटल तो यही होता है। तो आप देखो मीन कितना हो जाएगा आपका, मीन यानी एवरेज, मीन कह लो, अर्थमेटिक मीन कह लो, एवरेज कह लो, सबका एक ही मतलब है, एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, देखो n इंटू n+1/2 इसका होल स्क्वायर, कुछ भी रटना नहीं है आपको, इसको डिवाइड कर दो, कितने ऑब्जर्वेशन है, n से डिवाइड करो। अब थोड़ा सा इसको ओपन करो, कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो n का स्क्वायर करो, फिर n+1 का स्क्वायर अलग करो, 2 का स्क्वायर अलग करो। अब देखो एक n पावर जो है ना ये कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या आ गया, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो आपको ना पहले ऑप्शन की तरफ नजर नहीं लगानी, क्योंकि पहले अगर ऑप्शन देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे बहुत सारे ऑप्शन, बस आपको ये देखना है कि ये सीरीज कैसी है, और स्टैटिस्टिक्स में कभी भी आपके एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
अर्थमेटिक मीन निकालना है इन सभी नंबर का n टर्म्स तक। तो ये आपको पता लग गया, ये आपकी कौन सी है, स्क्वायर वाली सीरीज है, 1 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। तो इन सब का टोटल सम कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये टोटल होता है। मीन निकालना है तो आप क्या करते हो, सारे टोटल को जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करते हो। ऑब्जर्वेशन है n से डिवाइड करते हो, मतलब ये n काट दो बस, बाकी यूं का यूं आंसर आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n इंटू एन 2n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ये मुश्किल बनाएगा ना एग्जामिनर, तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये सीरीज है, ये सीरीज है, इसमें ना आप बताओ मीन, बताओ मीन ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स, इसकी यानी कि 50 टर्म का मीन बताना है आपको। ये तो n टर्म का था, अब ये कहेगा n का नहीं 50 का बताओ, तो क्या करोगे आप, फिर बताओ। जो ये आंसर आया है इसमें ही आप n की जगह 50 पुट कर देना, तो 51, ये हो जाएगा 101, और ये हो जाएगा आपका 6, ये 17, ये 17 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, यानी कि 17, 17 को 2 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आएगा। तो जब n नंबर के लिए अपने कोई चीज़ निकालनी आती है, n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी दे देंगे ना, तब भी हम निकाल देंगे उसको। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। आप ये माना करो इस क्वेश्चन का मतलब कि क्लास में 5 बच्चे हैं और सभी के जो मार्क्स है ना वो 30-30 है। ऐसे अगर सोचोगे ना, आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। ABCDE इन बच्चों के नाम है और हर एक बच्चे के पास 30-30 रुपये, आप ये मान लो। मीन का मतलब ये मान लिया करो इक्वल है सबके पास। इसमें कहता है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब कि उसको निकाल दिया हमने बाहर, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम्स 28। कहने का मतलब ये है कि मान लो इस ई बच्चे को हमने क्लास से बाहर कर दिया, तो कौन से बच गए, ABCD बच गए। अब इनका मीन पता है कितना होगा, 28। 28 का मतलब अब इन बच्चों के पास सभी के पास मिला के कितने हैं, 28 रुपीज है। तो बताओ एक्सक्लूडेड नंबर, यानी कि जो बच्चा छोड़ के चला गया उसके पास कितने रुपए थे। देखो जो बच्चा छोड़ के गया है इसका मतलब वो अपने अमाउंट अपने साथ लेके जाएगा, कितने पैसे लेके चला गया, आप खुद दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। पहले 5 बच्चे थे, सभी के पास 30-30 रुपए, तो आप कहोगे टोटल कितना था, इनके पास 150 था। बट अब 4 बच्चे बच गए और सभी के पास 28-28 है, तो अब टोटल कितना हो गया, 112। तो कमी कितनी आ गई, 150 में से 112 गए, 38। अब ये 38 कौन लेके गया होगा, डेफिनेटली ई लेके गया होगा, यानी कि जो बच्चा क्लास छोड़ के चला गया वो अपने साथ 38 रुपीज लेके गया है। अब एग्जाम में आएगा तो आप सीधा कैसे करोगे, देखो 5 बच्चों का मीन है 30, तो मतलब टोटल है कितना, 150। उनमें से एक गया, बाकी रह गए 4, 4 का मीन है 28, यानी कि 112 हो गया टोटल। इसमें से माइनस कर दो, जो चला गया उसकी वैल्यू कितनी थी, 38 थी। बस ऐसे एक लाइन के अंदर आपको लिखना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, एक क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ 20 बॉयज इज 70, यानी कि 20 लड़के हैं उनके 70 मार्क्स है, और 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 80। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। ऐसा कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। मीनिंग क्या है, जैसे क्लास में 20 बॉयज है और 30 है गर्ल्स, और फिर इनकी है एवरेज, 20 बॉयज की एवरेज है 70 और 30 गर्ल्स की। आप ये मान लो कि आपको सिर्फ ये कहा गया है कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के नंबर, हर एक लड़के के नंबर 70 है, 30 गर्ल्स है और हर गर्ल के नंबर 80 है। तो बताओ पूरी क्लास का अगर हम एवरेज निकालें तो वो एवरेज कितना आएगा। आप ऐसा समझो कि 20 लड़के और हर एक के नंबर 70, तो इनका टोटल कितना होगा, सिर्फ बॉयज बॉयज का हम टोटल निकालें तो कितना आ गया, 1400 हो गया, और गर्ल्स का टोटल अगर हम निकालें तो वो आ गया 2400। अब हम पूरी क्लास का टोटल निकालना चाहते हैं, तो पूरी क्लास का टोटल कितना आ जाएगा, 3800 आ गया। अब पूरी क्लास का टोटल अगर 3800 है, तो मीन का मतलब ही सिर्फ क्या होता है कि इस 3800 को क्लास में जितने बच्चे हैं 50, उसमें इक्वल इक्वल बांट दो, तो कितना आ गया आपका 76 है ना, 76। अब ये मान लो एक क्लास में 20 बॉयज है और हर एक के पास 70 रुपीज़ है, 30 गर्ल्स है और हर एक के पास 80 रुपीज़ है। अब हमारे को इस पूरी क्लास के पैसे को इकट्ठा करके और हर बच्चे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ऐसे ही तो करोगे, कितने पैसे इकट्ठे होंगे, 3800 रुपीज़, और उसको पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट मैं ये कहता हूँ अगर इस क्वेश्चन में बॉयज ऐसे दिया होता आपको, बॉयज दे देते 2 लाख, एक शहर में इतने बॉयज है और इतनी गर्ल्स है,
और फिर आपसे वही कहे कि एक बॉय के पास 70 रुपीज़ है और एक गर्ल के पास 80 है, तो बताओ पूरे शहर के पास कितने एवरेज है। तो इसका आंसर 76 ही आता। आंसर अब भी 76 ही आएगा। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो काउंटिंग होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऊपर पेपर में, इनकी कभी भी रियल वैल्यू को आप यूज मत करना, इनके सिर्फ रेशो को यूज करना। ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। बॉयज है 20 और ये है 30। अब 20-30 को यूज ही मत करो, मैं तो कहता हूँ इनका रेशियो यूज कर लो, बस कितना 2:3। आंसर आपका सेम ही आएगा। इसकी एवरेज ये, अच्छा अब कई बच्चे ना इसका भी रेशियो यूज कर देते हैं, एवरेज का रेशियो यूज नहीं करना, सिर्फ किसका, जितने बॉयज है जितने गर्ल्स है उसका रेशियो। तो देखो क्लास में 2 लड़के हैं, उनके पास हर एक के पास 70 है, 140 हो गया, इनके पास हो गया टोटल कितना 240। तो 140 और 240 को ऐड करके और टोटल बच्चे कितने हो गए 2 3 5, देखो आंसर वही 76 आएगा। तो बस मैं बता आपको ये रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स होते हैं ना, उनकी एक्चुअल वैल्यू को यूज मत करना। अगर कैलकुलेशन को छोटा करना चाहते हैं तो उनके जो काउंटिंग है उनके रेशियो को यूज कर लो। क्योंकि अगर ये तो क्वेश्चन चलो आसान है, अगर पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो वो देखो ऐसा कहेगा। अब आप खुद सोचना, ये है बॉयज और ये है मान लो गर्ल्स, और ये कह दिए 85 बॉयज है और 119 गर्ल्स है, और इनकी जो एवरेज है ना वो है 20 और इनकी एवरेज है 10। तो बताओ पूरे क्लास की एवरेज कितनी हो। अब ये 119 नंबर देखने में ही अजीब है, तो आप है ना इसका रेशियो देखो 17 पे कट रहा है, 17 5 जा और 17 7 जा, तो बस अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 100 और ये कितने आ गए 70, तो 170 को सीधा ही आप 5 और 7 12 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो काउंटिंग होती है ना बॉयज और गर्ल्स की, उसकी एक्चुअल काउंटिंग कर लो या उनके रेशियो की काउंटिंग कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स। आप खुद एक बार ट्राई करके देखो कि पहले 22 ओड नेचुरल नंबर, यानी कि पहला ओड नेचुरल नंबर कौन सा होता है 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, ऐसे 22 तक नहीं काउंट करने, पहले 20 काउंट करने, पहले 22 काउंट करने, मतलब कि 22वें नंबर पे जो बच्चे के नंबर होंगे वो कितने होंगे, 43 होंगे, 45 होंगे, ऐसे। तो एक बार आप इसका खुद से आंसर निकाल के देखो क्या इसका आंसर होगा। एक बार आप ट्राई करो। और फिर आप ये याद कर लेना कि जितने ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो मीन होता है ना वो भी उतना ही होता है। पहले एक नंबर का मीन निकालोगे 1 आएगा, दो ओड नंबर है जैसे 1 और 3 का मीन निकालो, 1 और 3 को जोड़ोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2। पहले 3 ओड नंबर है 1 3 5, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 3। तो जितने ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं ना उनका मीन उतना ही होता है। बस आप हमेशा ये बात याद रखना, मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिए आपको उसमें ये बात लिखी है कि मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स वो एन ही होता है। इस एन की जगह एन ही रखना है। यहाँ एन की जगह 22 है तो इस क्वेश्चन में 22 आ जाएगा। बट अगर मान लो आपको कि फर्स्ट एन ओड की जगह इवन आ जाए, तो फिर अगर आपको याद रहता है तो आप सीधा याद रख लेना कितना होता है n+1। 2-3 एग्जाम्पल ले लो, जैसे पहले 2 इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इनका टोटल कितना हो गया 6, इनका मीन कितना हो गया 6 को 2 से डिवाइड करो यानी कि 3, 3 नंबर को ऐड करो 2 4 6 को 12 हो गया, 12 को 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया 4। ये जो आंसर है ध्यान से देखो इसको, जितने नंबर है उससे एक ज्यादा आ रहा है, 3 नंबर है आंसर क्या आएगा 4, 4 नंबर को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा 5, ऐसे। यानी कि एन नंबर का जो मीन होता है फर्स्ट एन इवन नंबर्स का वो n+1 होता है। ओड का सेम, इवन का पूछ ले तो आपसे कितना होता है आपका एक ज्यादा। तो 49 इवन नेचुरल नंबर का जो मीन होता है ना वो कितना होता है बच्चों 50 होता है। फिर फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर का पूछ लिया, अपने को 99 नेचुरल नंबर का सम तो पता ही है ना, यानी फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2, ये तो टोटल होता है। अब मीन निकालना है तो मतलब n को क्या कर दो हटा दो, सिंपल सी बात होती है। पहले n नेचुरल नंबर का सम, ये आप सबको पता है, ये होता है n × n+1/2। अब मैं कहता हूँ अब मीन निकालना है तो यानी कि आप n से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ये n दे रखा है इसमें बस एक ऐड करके दूसरे क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ऐसे नहीं आपको याद रहता तो बेसिक मेथड तो है ही है, बट अगर याद रहता है तो खुद सोचो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ना 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगना, बस ओवल्स को फिल करने में जितना टाइम लगेगा वही लगेगा। कैलकुलेशन हर क्वेश्चन की आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता।
इसलिए आपको ना बहुत सारी बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे इन क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब ये देखो इसमें क्या बोलता है, ये एल्जेब्रिक सम वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के जितने भी मार्क्स आए, हमने सभी बच्चों के मार्क्स में से 15-15 माइनस कर दिए। अब देखना, जो इन 10 बच्चों के मार्क्स आए थे ना, सभी के मार्क्स में से हमने 15-15 माइनस कर दिए, तो आंसर अपना आया, उन सबको ऐड किया तो आंसर आया 7। तो कहता है उन 10 बच्चों का एवरेज बताओ। तो 10 बच्चे थे मान लो, ये x1, x2, x3 और x10। मैंने क्या कहा, ये इनके नंबर है। आपने हर एक बच्चे के नंबर में से क्या कर दिए, 15-15 माइनस कर दिया। अच्छा, कई बच्चे ये भूल जाते हैं कि 15 माइनस x1 करे कि x1 माइनस 15। आज के बाद आप ऐसे याद रखना, आप क्लास में 10 बच्चे हो और आपके हर एक बच्चे के मार्क्स में से 15-15 मार्क्स कट कर दिए, तो यानी कि आपको ध्यान रहेगा कि मेरे मार्क्स में से 15 मार्क्स कम करने हैं और आपके मार्क्स यानी x1, x2, x3, तो ऑब्जर्वेशन में से 15 कम करना है, ना कि 15 में से ऑब्जर्वेशन। बस ये आपको ध्यान रखना है। x2 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसमें से भी 15 कम कर दिए और x10 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसमें से भी 15 कम कर दिए। अब इनका जो सम है ना, एल्जेब्रिक सम, वो कितना है बच्चों, 7 है। आपको मीन निकालना है, बिल्कुल आसान हो गया। देखना, ये x1 प्लस x2 प्लस x10 तक तो अलग लिख दो, और ये 15-15 हर एक में से माइनस हो रखा है 10 नंबर में से, तो 150 माइनस हो गया। ये 150 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होएगा 157। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम पता लग गया अपने को 157। तो मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर ये देखो इनका एवरेज नहीं निकल गया। इन 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज ही तो होता है ये। तो ये कितना आ गया अपना 15.7। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आप खुद ही बता दोगे क्या है। 10 ऑब्जर्वेशन है, एल्जेब्रिक सम किसका, डेविएशंस का, किससे, 15 से जो एवरेज ये है ना वो कितना, ये यानी हर एक में से आपने 15 माइनस कर दिया, x10 में से भी 15 माइनस कर दिया और उन सबको ऐड किया तो 70 आ गया। तो अब x1 प्लस x2 अप टू x10, 70 प्लस में 150 हो जाएगा, यानी कि 220। एवरेज निकालना है तो आप क्या करो, 10-10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्योंकि बच्चे 10 है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 22। ये हो गया। अच्छा, एक बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेविएशन कहाँ से निकाला है आपने, 15, मतलब हर एक बच्चे के नंबर में से आपने 15-15 माइनस किए हैं, तब एल्जेब्रिक सम कुछ भी आ सकता है। जैसे ऊपर आपका 7 आया था, नीचे 17 आ गया, बट अगर हर बच्चे के मार्क्स में से आप एवरेज को माइनस करोगे ना, एवरेज को, मीन को, तो उनका सबका सम क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझ लो, मान लो एक क्लास में ऐसे बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्लास में 7 बच्चे हैं और इनके ये मार्क्स आए हैं 7। इनका एवरेज, इनका एवरेज क्या होगा, इन सबको ऐड करके और 7 से डिवाइड करो, ये आएगा 4। अब आपने क्या किया, हर एक बच्चे के मार्क्स में से यानी कि इस 1 में से 4 को माइनस कर दिया, जिसके मार्क्स 2 थे उसमें से भी 4 को माइनस कर दिया, इसमें से भी 4 को, सभी बच्चों के मार्क्स में से जो एवरेज है ना बच्चों, एवरेज को अगर आप माइनस करोगे ऐसे और फिर इन सबको ऐड करोगे ना, इनका एल्जेब्रिक सम निकालोगे, तो वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा ही 0। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम, इस 15 की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम देयर मीन, फ्रॉम देयर मीन, वो क्या होता है, हमेशा ही 0 आता है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस 10 की जगह मान लो कह दे कि 153 ऑब्जर्वेशंस है और उनका मीन है मान लो x बार, और उन 153 ऑब्जर्वेशंस के डेविएशंस का सम x बार से कितना आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये 153 क्या है, x बार क्या है, बस आप सीधा आंसर लगा देना 0, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितने हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनका मीन कितना है इस बात से भी मतलब नहीं है। मतलब हमारे को इस बात से है कि हर बच्चे के मार्क्स में से जो माइनस किया गया है ना नंबर, वो नंबर क्या है, अगर वो नंबर मीन है ना, तो बस उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ऊपर क्या कहता है, 12 ऑब्जर्वेशन का मीन 75 है, इफ वन मोर ऑब्जर्वेशन या नंबर इज इंक्लूडेड, द मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बिकम्स 76, फाइंड द इंक्लूडेड नंबर। अब इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ आप इतना समझो, आपकी क्लास में ना ये 12 बच्चे थे मान लो, A1 A2 A3 और A12, और इनका मीन कितना था, 75। मीन का मतलब हर एक बच्चे के पास 75 रुपीज़ थे। अब ये मान लो
पहले आप क्लास में 12 बच्चे थे, हर एक बच्चे के पास 75 रुपीज़ थे। अब एक बच्चा और आ गया क्लास में, वो अपने साथ कितने पैसे लेके आया हमें नहीं पता, बट ये पता है अपने को कि उस बच्चे के आने के बाद, अब 12 बच्चे तो पहले थे ही, अब हो गए 13 बच्चे, अब हर एक बच्चे के पास पैसे कितने हो गए पता है? 76 हो गए। यानी कि वो नया बच्चा आया होगा ना, आप ये सोचो, पहले आप सबके पास 75 थे, अब वो नया बच्चा अपने साथ कुछ रुपीज़ लेके आया, फिर क्या किया, पूरी क्लास के पैसों को इकट्ठा करके सब में वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपके पास 76 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो नया बच्चा अपने साथ जितनी भी अमाउंट लेके आया होगा वो 75 से तो ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि 75 तो आपके पास पहले ही थे। अगर वो बच्चा भी 75 अपने साथ ले आएगा ना, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 75 ही रहेगी। बट अगर 76 हुई है, इसका मतलब वो 75 रुपीज़ से ज़्यादा लेके आया है। कितने लेके आया है हमारे को ये पता करना है। एक तो तरीका देखो, बेसिक तो है ही, कि इन सब का टोटल निकाल लो, 75 इंटू 12, और इन सब का टोटल निकाल लो, 76 इंटू 13 होएगा ना, बच्चे एक बढ़ गए, तो यानी कि जितना टोटल बढ़ गया तो अपना आंसर कितना आएगा। ये जो नया टोटल है बच्चों, इसमें से अगर पुराना टोटल आप माइनस कर दोगे तो ये जो फालतू पैसे इकट्ठे हुए हैं क्लास में वो नए बच्चे के तो है। लेकिन देखो आप क्वेश्चन लेंथी हो गए, तो कोई कॉमन वगैरह बहुत कम आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे समझा करो। देखो, क्लास में आप सब बच्चों के पास 75 रुपीज़ है, और एक बच्चा आपकी क्लास में आना चाहता है, ये आप ये मान लो 100 नंबर के टेस्ट में आपके हर एक बच्चे के नंबर आया है 75। एक दूसरे सेक्शन का बच्चा आपकी क्लास में शामिल होना चाहता है, वो कहता है मुझे भी अपने ग्रुप में मिला लो, बट आपको ये लगता है कि अगर कम मार्क्स वाला बच्चा आपके साथ आ गया ना, तो उस वो आपकी इंसल्ट करवा देगा, क्योंकि इस क्लास के एवरेज अभी तक 75 चल रहे हैं। अगर एक बच्चा आ गया जिसके मार्क्स 10 है, तो आप सबकी एवरेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप उस बच्चे को ये कहते हो कि अगर आपके नंबर 75 या 75 से ज़्यादा है ना, तभी आप आ सकते हो। वो कहता है हाँ मेरे ज़्यादा नंबर है, कोई बात नहीं है, वो आ गया, और उसके आने के बाद जो है ना, आपकी एवरेज सबकी 76 होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो नया बच्चा आया है ना, उसके 75 मार्क्स तो होंगे ही होंगे, इतने तो है ही है। इससे फालतू है, फालतू कितने हैं? आप पहले बच्चे थे 12, पहले कितने थे इस बात से कोई मतलब नहीं है, अब बच्चे कितने हो गए? 13 हो गए। यानी कि अब जो फालतू पैसे वो लेके आया है, या फालतू मार्क्स जो लेके आया है ना, वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 13 में, क्योंकि एक तो वो खुद भी तो है ना, उसकी एवरेज भी तो काउंट होगी। और एवरेज पहले से बढ़ गई कितनी? देखो, एक बढ़ गई, मतलब कि एक एक मार्क्स सबको एक्स्ट्रा मिल गया, और कितने बच्चे हैं? वो 13 बच्चे हैं, तो 13 मार्क्स वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया है, मतलब कि उसके मार्क्स कितने रहे होंगे? 88। और आप इसका आंसर निकाल लो, इसका आंसर क्या आएगा? 88। बट मैं कहता हूँ आपको ना, एवरेज के क्वेश्चन में सोचना है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सोचने का अपना तरीका चेंज कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बस 75 तो अपने साथ वो लेके आएगा। उस बच्चे के आने के बाद नई टीम में कितने बच्चे हो गए? 13, और हर बच्चे को एक एक रुपया मान लो एक्स्ट्रा मिल गया, तो मतलब 13 रुपये वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया होगा 75 से, तो 88 वो अपने साथ लेके आया है। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन देखो, अब आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहता है मीन है 12 ऑब्जर्वेशंस का 75। अब की बार है ना, दो ऑब्जर्वेशंस को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, यानी कि दो बच्चों को क्लास से निकाल दिया। उनको निकालने के बाद क्या हुआ, जो बाकी ऑब्जर्वेशन है ना, उनका मीन कितना हुआ पता है? 65 हो गया। तो बताओ, उन दो जो रिमूव किए गए ऑब्जर्वेशन है उनका मीन क्या है? अब आप ये समझ लो, अब पहले क्लास में थे 12 बच्चे, आप ऐसे डायग्राम बनाओ, फिर आपको ये लगेगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, सॉल्यूशन तो आप उसका 100% करना जानते ही हो, ऐसे हो गया। अब क्लास से दो बच्चे छोड़ के चले गए, A1 A2, अब रह गए सिर्फ A10 तक, यानी कि ये जो A11 और A12 थे ना, ये दोनों बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, और अब आपके जो मार्क्स रह गए ना, वो सिर्फ 65 रह गए, मतलब अब हर बच्चे के पास 65 रुपीज़ या 65 मार्क्स रह गए। तो बताओ, ये जो छोड़ के गए हैं दोनों, ये अपने साथ कितने मार्क्स लेके चले गए? देखो, पहले का टोटल कितना था? 75 इंटू 12, ये होता है 900। अब टोटल कितना हो गया? 65 इंटू 10, अब 10 बच्चे बच गए, यानी कि 650। तो टोटल में तो कमी आएगी। कितनी कमी आ गई? देखो, 900 में से ये माइनस करो, 250 की कमी आ गई। 250 की कमी आ गई है, किसकी वजह से आई? जो दो बच्चे छोड़ के गए हैं, यानी कि उन दो बच्चों के टोटल मार्क्स जो मिला के थे ना, वो 250 थे, लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछा गया, उनका मीन पूछा गया, जो दो बच्चे चले गए। तो मतलब कि उन दो बच्चों के टोटल मार्क्स अगर 250 थे, तो उनके मीन कितना था बच्चों? 125। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये। बट इसमें ना, एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को आसान बनाना चाहेगा कैलकुलेशन वाइज, तो वो ये कह देगा, आप ये ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें। क्लास में मान लो वो कहेगा 100 बच्चे थे, और उनका एवरेज था मान लो 80। क्लास में ना तीन स्टूडेंट चले गए, तीन स्टूडेंट क्लास से
चले गए और उन 3 बच्चों के कितने कितने मार्क्स थे ये बताएगा आपको, 90, 80 और 70। कहेगा जो 3 बच्चे क्लास में छोड़ के चले गए ना, उन 3 बच्चों के मार्क्स थे 90, 80 और 70। तो अब जो 97 बच्चे बच गए रिमेनिंग, उनकी एवरेज बताओ, उनकी एवरेज बताओ। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि हर एक बच्चे के पास पहले 80-80 रुपए थे। अगर एक बच्चा क्लास को छोड़ के जाता है और उसके पास भी 80 रुपए थे, तो बताओ एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आपके पास सबके पास 80-80 रुपए है और वो अपने साथ 80 लेके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एक नया बच्चा क्लास में आना चाहता है जो 80 रुपीज़ लेके आया है, तब भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप सबके पास अगर 80-80 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ वाला बच्चा क्लास छोड़ के चला जाता है, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 80 थे, अब भी 80 है। बट अगर 80 से ज़्यादा वाला बच्चा छोड़ के चला गया तो एवरेज आपकी कम हो जाएगी, और 80 से कम छोड़ के चला गया तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। बट अब इसको ध्यान से देखना, ये 3 बच्चे जो छोड़ के गए हैं ना, इनकी एवरेज कितनी है देख लो आप। एक तो 80 है, 80 के बराबर ही है। बाकी देखना 90 + 70 160, और 160 को 2 से डिवाइड करोगे 80, मतलब इन 3 बच्चों की एवरेज 80 ही है। और पहले पूरी क्लास की एवरेज भी 80 ही थी, तो जो रिमेनिंग बच्चों की एवरेज होगी ना, वो भी 80 ही रहेगी। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अगर जितने बच्चे क्लास छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज पूरी क्लास की एवरेज के जैसी ही है, तो नई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर 15 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए, बट उन 15 स्टूडेंट अपने साथ उतने पैसे लेके आए हैं जितने पहली क्लास की एवरेज है, तब नई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके घर में मान लो आप 10 फ्रेंड इकट्ठे हो रखे हो, ए से लेके जे तक, और हर एक के पास है ना पार्टी के लिए 500 रुपीज़ है, और 10 बच्चे आना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं दूसरी क्लास के, और वो भी अपने साथ कितने कितने पैसे लेके आना चाहते हैं, 500, तो आपकी टोटल 20 बच्चों की एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर ये कह दे कि हम जो है ना 2000 लेके आएंगे अपने साथ, आप हमारे को बस अपने साथ मिला लो, तो यानी कि आपकी एवरेज 500 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये कहते हैं कि आपके पास भी 500 है, हम भी 500 लेके आएंगे, तब आप कहोगे फिर हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ना है, पहले भी 500 है, अब भी 500 है। बट ये कहते हैं कि हम अपने साथ 300 रुपये लेके आएंगे, तब आपको पता है कि आपके पूरे ग्रुप की एवरेज, 20 बच्चों की एवरेज कम हो जाएगी, क्योंकि इनके 300 रुपये मिला के और आपके 500 रुपये मिला के इकट्ठे किए जाएंगे और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके पास जो पहले 500 थे ना, वो 500 नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। बस आपको ऐसे सोचना है कि एवरेज के बराबर नए बच्चे आए, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ के चले गए, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कम ज़्यादा अगर होगा तो फिर एवरेज पे फर्क पड़ेगा। एवरेज के अंदर आप इतने क्वेश्चन कर लो, बाकी किसी बच्चे की कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दो, और अगर कोई डाउट नहीं है आपकी तो वो बच्चा लीव कर सकता है।